4 जुलाई 2015 चंदेल, मणिपुर। पंछियों की चहचहाट और सूरज की किरणों से चमक रहे इस पहाड़ी जंगल में डोगरा रेजिमेंट के जवानों का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कोई गाना गा रहा था तो कोई हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात कॉमन थी कि ये ठंडी हवा सभी को मोहित सा कर रही थी। आखिर 2 साल बाद घर जाने का मौका जो मिला था, इसी खुशी में वो अपने आसपास हो रही हलचल से पूरी तरह अनजान थे। मुंह पे कपड़ा और हाथ में बंदूक पकड़े हुए कुछ लोगों का झुंड इस मंत्रमुग्ध करने वाले जंगल की झाड़ियों में छुप चुका था। फौजी अब जंगल की गहराइयों में पहुंच चुके थे और वो जंगल को और करीब से महसूस करने लगते हैं। तभी झाड़ियों में छुपे आदमियों में से एक आदमी अपना रॉकेट लॉन्चर हमारे फौजियों के काफिले पर लॉक करता है। बाकी के आदमी अपनी स्नाइपर्स का जूम बड़ा हमारे फौजियों के सर पे लॉक कर देते हैं। उधर काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी के टायर के नीचे अचानक कोई नुकीली चीज आ जाती है और टायर की हवा निकल जाती है। अब पूरा काफिला रुक जाता है और हमारे फौजी अपनी उत्सुकता पे लगाम लगाते हुए खुद को समझाते हैं कि वो जल्द ही फिर से अपने घर की ओर आगे बढ़ेंगे। बस उन्होंने अपने मन को समझाया ही था कि एक जोर से धमाका होता है और काफिले का एक ट्रक हवा में उड़ता दिखाई देता है। अचानक से स्वर्ग जैसा ये जंगल नरक के काले धुएं में लिपट जाता है और शैतान की तरह झाड़ियों में छुपे ये लोग हमारे फौजियों पे अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। हमारे फौजी कुछ समझते उससे पहले तो ये पूरे काफिले को तहस नहस कर इस जंगल में गायब हो जाते हैं। एक ही झटके में हमारे 18 फौजी शहीद हो जाते हैं और 15 को गहरी चोटें आती हैं। इस खबर से भारतीय फौज में आक्रोश की आग भड़क जाती है और इस बार ये आग आतंकियों को मौत के घाट उतार के ही शांत होने वाली थी। इस वीडियो में हम भारतीय फौज का ऐसा ऑपरेशन देखेंगे जिसमें वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह म्यांमार में घुसेंगे भी और आतंकियों को उनके घर में मारेंगे भी। साथ ही हम ये भी जानेंगे आखिर क्यों हमारे फौजियों को आतंकियों के ठिकाने पे उन्हें मारने से पहले 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड तक जरूर बने रहिएगा। पाँच जुलाई 2015 न्यू दिल्ली। भारतीय फौज पर 1999 कारगिल वॉर से लेके आज 2015 तक कभी भी ऐसा घातक हमला नहीं हुआ था। इसी कारण अफसर से लेके मंत्री तक सबका दिल दहल उठा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. माथुर भी शामिल थे। मीटिंग शुरू होते ही मोदी जी आर्मी चीफ से पूछते हैं, इंटेलिजेंस में क्या पता चला है? दलबीर जवाब देते हैं, सर ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन का काम है और मेरे जवान बुरी तरह भड़के हुए हैं। वो एक इशारे पे इन आतंकियों को राख में मिला डालेंगे। ये सुन कमरे में बैठे मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आता। तभी डोभाल बोलते हैं, ये आतंकी म्यांमार में छुपे हैं। इस बार हमें मजबूत कदम उठाना होगा, वरना ये नॉर्थ ईस्ट को भी कश्मीर जैसा बना देंगे। डोभाल के मुंह से ऐसी बात सुन सभी को और अचंभा हो जाता है और राजनाथ सिंह पूछते हैं, डोभाल जी मजबूत कदम से आपका मतलब म्यांमार में घुसने का तो नहीं? डोभाल राजनाथ सिंह की आंखों से आंखें मिला अपना चश्मा ठीक करते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। कमरे में मौजूद कोई और इंसान डोभाल से कुछ कहता उससे पहले ही दलबीर बोल पड़ते हैं, हाँ सर, हम एयर स्ट्राइक या ग्राउंड स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके बाद कई देर तक दोनों विकल्पों पे चर्चा होती है और एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि आतंकियों के कैंप के करीब ही आम लोग भी रहते हैं और भारत सरकार उनको नुकसान पहुंचा के इस ऑपरेशन को ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं बनवाना चाहती थी। अब मीटिंग अपने नतीजे पे पहुंच चुकी थी और पीएम एक आखिरी सवाल पूछ मीटिंग का मकसद पूरा कर देते हैं। पीएम दलबीर से पूछते हैं, हमारे जवान कितने दिनों में तैयार हो जाएंगे? इस पे दलबीर जवाब देते हैं, सर मुझे 3 दिन का समय चाहिए। ये सुनते ही पीएम हाँ में सर हिलाते हैं और कमरे में मौजूद
सभी आदमियों की तरफ नजर घुमाने के बाद अपनी कुर्सी से उठकर मीटिंग का अंत कर देते हैं। मीटिंग खत्म होते ही आतंकियों की जिंदगी खत्म करने और भारतीय फौजियों का बदला लेने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जंगली जानवरों से भी ज्यादा क्रूर आतंकियों को मारने के लिए जंगल के शेर यानी हमारी 21 पैरा को चुना जाता है। वैगनाक्स यानी शेर के पंजे के नाम से पुकारे जाने वाली 21 पैरा की जंगल वॉरफेयर में इतनी महारत है कि आतंकी भारतीय सीमा में पड़ने वाले किसी भी जंगल में अड्डा तक बनाने का सपना नहीं देखते हैं। और तो और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप से लेके आतंक तक कुछ भी आता है तो सीना तान के भारतीयों की रक्षा 21 पैरा ही करती है। 6 जुलाई 2015 ऑपरेशन की तैयारी पूरे जोर से चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन की कामयाबी और सफलता इस बात पे निर्भर करती थी कि ऑपरेशन कितना महफूज रखा जाए। इसी के चलते भारत सरकार के मंत्री मीडिया के सामने कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं और पीएम मोदी भी बांग्लादेश दौरे के लिए निकल जाते हैं। भारत सरकार का ऐसा ठंडा रवैया देख आतंकी बेफिक्र हो जाते हैं और साथ ही एक और हमला करने की तैयारी करने लगते हैं, बस इस बात से बेखबर कि पर्दे के पीछे पैराएसएफ ने अपने जूते के फीते कस लिए हैं। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब आतंकियों को नरक का रास्ता देखना पड़ा है। नागालैंड के दीमापुर में भारतीय सेना की 3 कोर डिवीजन की खुफिया लोकेशन पे आर्मी चीफ दलबीर अजीत डोभाल, 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत और 21 पैरा के कमांडर ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। पैरा कमांडर बताते हैं कि हमारे गुप्तचरों की मदद से आतंकियों के सबसे बड़े ठिकाने की सटीक लोकेशन मिल चुकी है। हम 9 तारीख को हमला कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक समस्या है, हमारे पास अभी 40 कमांडोज ही हैं और उस कैंप में 200 से भी ज्यादा आतंकी होंगे। ये बात सुन कमरे में एक शांति छा जाती है, लेकिन डोभाल को एक सॉल्यूशन दिखाई देता है। वो कहते हैं, आज पालम एयरबेस से करीब 30 कमांडोज यूएन मिशन के लिए कॉन्गो निकल रहे हैं। ये सुन सभी के दिमाग की घंटी बजती है और तुरंत उन कमांडोज को कॉन्गो की जगह नागालैंड बुला लिया जाता है। अब सारी मुश्किलें सुलझ चुकी थी और आतंकियों की नरक से दूरी खत्म होने वाली थी। दोस्तों, इन आतंकियों को मौत के घाट उतारने से पहले फटाफट इस आतंकी संगठन के बारे में जान लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। NSCN की शुरुआत 1980 में SS खापलैंग द्वारा की गई थी और इसका मुख्य मकसद है नागालैंड को नागालिम नाम से अलग देश बनाना। इनका कहना है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर थोपा जा रहा है और ये अपने लोगों को इस अन्याय से बचाएंगे, लेकिन असलियत में यही वो लोग हैं जो अपनी आतंकी गतिविधियां करने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स बेचते हैं और नागालैंड के दुकानों से लेके घरों तक सभी से टैक्स के नाम पे हर महीने जबरन पैसा वसूलते हैं। इन सब के अलावा इस ग्रुप को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग पाकिस्तान और चीन से मिलती है। इन्हीं सब कारणों के चलते इन्होंने हमारी भारतीय फौज को निशाना बनाया था। 8 जून 2015 इंडो म्यांमार बॉर्डर, सुबह 8 बजे 21 पैरा के हमारे 70 कमांडोज अपने साथियों का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और नाइट विजन चश्मे के साथ बिहार रेजिमेंट के कपड़ों में हमारे कमांडोज म्यांमार बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। यहां से आतंकियों का कैंप जंगल में करीब 50 किलोमीटर अंदर था। अब कमांडोज जंगल में घुस चुके थे और एक दोहरी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ उन्हें जंगल में मौजूद हर तरह के जंगली जानवर से बचना था और दूसरी तरफ ये आतंकी जंगलों में लड़ने के लिए माहिर थे। इसी कारण कमांडोज का सफर माइंस, जासूसों और हर वक्त आतंकी स्नाइपर से घिरा हुआ था। इतना भी काफी नहीं था तो आज इस जंगल में ह्यूमिडिटी 98% और तापमान 40 डिग्री पार कर चुका था। 15 किलो के पिट्ठू लेकर इन सारी मुश्किलों से बिना घबराए कमांडोज शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। 4 बजे कमांडोज जंगल में इतनी गहराई तक पहुंच चुके थे कि सूरज की किरणें भी इस घने वनस्पति को चीर नहीं पा रही थी। ये 70 कमांडोज लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और हर एक घंटे में रेडियो से एक बीप मैसेज बिपिन रावत को भेज रहे थे। तभी कुछ ऐसा घटता है जो एक झटके में पूरे ऑपरेशन को खटाई में डालने का समर्थन रखता है। एक तरफ से कमांडोज जा रहे थे और उनके सामने से 2 आदमी दबे पांव बंदूक पकड़े कमांडोज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कमांडोज की जैसे ही इन पे नजर पड़ती है वो तुरंत इन दोनों को घेर लेते हैं और पूछताछ करने पे पता चलता है कि ये लोकल शिकारी हैं।
कमांडोज फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इन्हें बेवजह मार भी नहीं सकते थे। इसी कारण टीम कमांडर इन्हें साथ ले जाने का फैसला लेते हैं। रात 8 बजे गर्मी और जंगल से लड़ते हुए हमारे कमांडोज इस 500 एकड़ में फैले आतंकी कैंप के बाहर पहुंच चुके थे और अब ऐसा इंतजार शुरू होने वाला था जिसके चलते कमांडोज को इस मौत के कुएं में पूरे 9 घंटे चुपचाप बैठना था। टीम कमांडर सभी कमांडोज को 2 टुकड़ियों में बांट देते हैं। एक टुकड़ी सीधा हमला करके और एक टुकड़ी कैंप के बाहर घेरा बना के सुनिश्चित करेगी कि कोई आतंकी भागने ना पाए। कमांडोज अपनी दूरबीन लगाकर आतंकियों की संख्या गिनने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल ये कैंप एक छोटी सी पहाड़ी पे था और इसके बाहर करीब 10 टावर थे जिन पे स्नाइपर्स बैठे थे। कैंप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के घर बने हुए थे और इतना बारूद था कि हमारे 70 कमांडोज को आराम से संभाल ले। कैंप में आज आतंकी हमारे फौजियों को मारने का जश्न मना रहे थे। बस इस बात से बेखबर ये 70 कमांडोज ने धीरे धीरे पूरे कैंप को घेर लिया था। रात 1 बजे कैंप को घेरने के बाद कमांडोज अब इन आतंकियों के सोने का इंतजार करने लगते हैं। चांद की रोशनी ने जंगल का हर कोना जगमग कर दिया था और कैंप में एकदम शांति छा चुकी थी। काफी देर से कोई हलचल ना होने से टीम कमांडर अपने साथियों को प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। एक टुकड़ी कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तभी गोलियों की आवाज इस शांति को भंग कर देती है। कमांडोज को कुछ समझ नहीं आता और वो जब कैंप की तरफ नजर घुमाते हैं तो आतंकियों के एक झुंड को गोलियां चलाते हुए अपनी तरफ आता देखते हैं। कहीं आतंकियों ने हमें जाल में तो नहीं फंसा लिया, कहीं उनके स्नाइपर्स ने तो नहीं देख लिया। इन्हीं सब सवालों में खोए हर एक कमांडो को टीम कमांडर आदेश देते हैं कि सब अपना कवर ले लो और कोई भी मेरे इशारे से पहले हरकत नहीं करेगा। आतंकियों की गोलियां कमांडोज के इर्द गिर्द मौजूद पत्थर और पेड़ पौधों को लगातार चीरने लगती है। आतंकी अब हमारे कमांडोज के करीब पहुंचने लगते हैं। करीब पहुंचते ही वो अपनी टॉर्च की रोशनी हमारे कमांडोज की तरफ मारने लगते हैं और अगर उन्हें कमांडोज की हल्की परछाई भी दिखी तो ये मौत का कोहराम मचा देंगे। लेकिन मौत को अपने इतना करीब से महसूस करने के बाद भी एक कमांडो तक अपनी जगह से हिलता नहीं है और चेहरे पे बिना किसी भाव के पत्थर की तरह जमा रहता है। यही वो खासियत है जो इन कमांडोज को जंगल का शेर बनाते हैं। अपनी टॉर्च की रोशनी लहराने के बाद कुछ और गोलियां चलाकर ये आतंकी हंसने लगते हैं और वापस कैंप में लौट जाते हैं। पूरी रात में ऐसा करीब 4 या 5 बार करते हैं और कमांडो समझ जाते हैं कि ये इनकी ड्रिल का हिस्सा है। दरअसल आतंकियों में भी एक खौफ हमेशा रहता है कि भारतीय फौज किसी न किसी दिन उनका शिकार करने जरूर आएगी और उससे बचने के लिए वो ऐसे गोलियां चलाते हैं और पूरी रात टॉर्च की रोशनी से जंगल की हर हरकत पे नजर बनाने की कोशिश करते हैं। बस वो ये नहीं समझ पाए कि जब 21 पैरा आती है तो वो हाथ नहीं लगती बल्कि सीधा हलक से पकड़ के खींच लेती है। सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरणें कैंप पे पड़ने लगी थी और पूरी रात पहरा देकर आतंकियों को तसल्ली हो चुकी थी कि कोई खतरा नहीं है और अब वो बेफिक्री से सो रहे थे। बस शेर की यही तो खासियत है, वो तब शिकार करता है जब उसका शिकार सबसे कम चौकन्ना हो। टीम कमांडर इशारा करते हैं और सारे कमांडोज कैंप से 50 मीटर की दूरी पे पोजीशन ले लेते हैं। कमांडर उंगली से 3 की गिनती गिनते हैं और गिनती खत्म होते ही एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर कैंप पे बरसने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ से स्नाइपर टावर में मौजूद आतंकियों का सफाया कर देते हैं। एक ही झटके में ये कैंप तबाही का विकराल रूप देखने लगता है। आसमान में काला धुआं और जमीन पे आतंकियों के खून के लिए प्यासी गोलियां चलने लगती हैं। कमांडोज की एक टुकड़ी कैंप में घुस जाती है और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगती है। एक ही झटके में कैंप में उथल पुथल मच जाती है और सारे आतंकी चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ आतंकी गोली चलाने की हिम्मत करते हैं लेकिन उनकी बंदूक लोड होती उससे पहले वो हमारे कमांडोज की गोली का शिकार हो चुके थे। करीब 40 मिनट तक आतंकियों पे मौत बरसाई जाती है और एक एक कर भारतीय फौजियों की मौत पे खुशी मनाने वाले 100 आतंकी अपनी सही जगह यानी नरक पहुंच जाते हैं। आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद कमांडोज कैंप को पूरी तरह आग में जला देते हैं ताकि आने वाले कई महीनों में भी नए आतंकी यहां रहने की सोच ना पाए।
कैंप और आतंकियों का सफाया कर कमांडोज तुरंत भारत की तरफ निकल पड़ते हैं और टीम कमांडर एक मैसेज बिपिन रावत को भेजते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल। बिपिन रावत और आर्मी चीफ से होते हुए ये मैसेज प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद भारत सरकार बिना दुनिया की फिक्र करे अपने कमांडोज के शौर्य का दुनिया के सामने ऐलान करती है। आर्मी प्रेस को बुला के पूरे ऑपरेशन के बारे में बताती है। इधर हमारी फौज में इस खबर से खुशी का एक अलग ही माहौल बन जाता है। देश के गरिमा की रक्षा करने के बाद ऑपरेशन में शामिल हमारे कमांडोज रोज की तरह एक और नए मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी भारतीय सेना ने अपने साथियों का बदला लिया और आगे भी लेती रहेगी। अगर हमारे फौजियों की ये वीरता आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको देखना है कि हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान से कैसे इसी तरह का बदला लिया था तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद।